राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक बार 2 मिनट के लिए रिवीजन कर लेते हैं चीज़ों का। देखो, पहला सवाल था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में आते हैं? तो भाग नंबर 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के कौन कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं? 36 है। तीसरा सवाल है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका स्रोत क्या है? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। चौथा सवाल यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की क्या क्या विशेषताएं हैं? ये राज्यों के लिए सकारात्मक है, ये वाद योग्य नहीं है, ये गैर न्यायोचित है, ये समाजवादी होते हैं, इन्हें विधि द्वारा मतलब कानून बनाकर राज्य लागू कर सकता है। ये बातें बताई थी। ये लोक कल्याण की बात करते हैं, ठीक है, इसलिए व्यक्ति के आर्थिक और राजनीतिक दायित्वों को बढ़ाने का काम करते हैं। एक बताया था मैंने कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत गांधीवादी विचारधारा या गांधीवादी सिद्धांत दिखाई देते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी विचारधारा या गांधीवादी सिद्धांतों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। फिर हमने अनुच्छेद स्टार्ट करे थे, तो कॉमन बात एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 36 में परिभाषा थी, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 37 में बताया गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। 37 की बात हो गई। 38 के पहले में आया था लोक कल्याण की अभिवृद्धि। इतना ही मैंने अंडरलाइन कराया था कि आपको ऐसे याद करना है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। आर्टिकल नंबर 39 में कई सारी बातें आई थी कि राज्य महिला और पुरुष दोनों को जीविका के समान साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, ठीक है। उसके बाद में 39 का 4th लिखवाया था, चौथा वाला 39 का 4th, जिसमें बात कही गई थी समान कार्य समान वेतन। खास इम्पोर्टेंट जो बातें थी वो हमने रिवीजन में कर ली। भाग नंबर 4 के आर्टिकल 36 में राज्य शब्द की परिभाषा है। 37 में बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। 38 के पहले में बताया गया था राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसा प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। 39 में 2 बातें याद रखनी। 39 का पहला है ना, महिला और पुरुष दोनों के जीविका के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा राज्य। और चौथे में क्या लिखा गया है? समान कार्य और समान वेतन, ठीक है। तो हम लोग पहुंच गए थे 39 तक। भाग नंबर इस 4 के अंतर्गत भारतीय संविधान के बाकी के अनुच्छेद, मैंने बताया अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं। अनुच्छेद नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40, समान न्याय। पहले एक और लिखे हैं, एक आर्टिकल है वो है 39 का कै। 39 था कल, 39 का 1 2 3, ये 39 का कै पेपर में आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है भैया। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। भारतीय संविधान के अंतर्गत ये पहले नहीं था,
इसको ऐड करा गया है, इसको जोड़ा गया है, और इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। इम्पोर्टेंट है, याद रख लें, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला आर्टिकल। इसका महत्व समझिए क्या है। राज्य क्या करेगा? देखो, राज्य शब्द का मतलब यहाँ केंद्र से भी है, राज्य शब्द का मतलब स्टेट से भी है, और राज्य शब्द का मतलब किसी संस्था से भी है। ठीक है, तो राज्य समान न्याय का प्रयास करेगा। समान न्याय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात आई है। कौन कौन से 3 न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एवं निशुल्क विधिक सहायता का प्रयास करेगा। ये निशुल्क विधिक सहायता क्या है? अगर कोई व्यक्ति मुकदमा लड़ता है, अपना केस लड़ता है, और उसके पास, मान लीजिए उसने अपना प्राइवेट वकील नहीं करा है, तो उसकी निशुल्क विधिक सहायता की जाएगी, अर्थात उसको सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा उसकी बात रखने के लिए। तो निशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत ये भी आता है कि जो कोर्ट है वो सरकारी वकील मुहैया कराता निशुल्क। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आर्टिकल नंबर 40 ये सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है। अनुच्छेद 40 वेरी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप समझ के चलें। मैं हर जगह इम्पोर्टेंट नहीं लिखता हूँ। देखो, कुछ खास जगह हैं जहाँ इम्पोर्टेंट लिखा जाता है, तो आप ये भी मान के चलें कि आपको ये सब चीज़ें कवर करनी है, ये सब चीज़ें याद करनी है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40 में क्या है बेटा? तो आपको पता होगा, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। आपको पता होगा, ग्राम पंचायतों की जो बात है बाकी बात आती है अनुच्छेद 243 में, भाग नंबर 9 में। भाग नंबर 9 में पंचायत है। भाग नंबर 9 के अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की बात है। भाग नंबर 9 में 9 को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992-93 में। ठीक है, तो याद रखो, ये पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन का अधिकार किसका है? राज्य का। ग्राम पंचायतों के गठन का अधिकार किसे दिया गया है? राज्यों को अधिकार दिया गया है। इसलिए पूछा जाता है, इसलिए बताया जाता है कि ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता? तो ग्राम पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 40 में है। करेक्ट। चलिए, इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद नंबर 41, अनुच्छेद 41। देखिए, अनुच्छेद 41 में क्या कह रहे हैं, और समझने का मामला है ये भी। ये कह रहे हैं बुढ़ापे, कौमा बेरोजगारी, कौमा बीमारी, कौमा असक्तता, आदि की दशा में, काम, कौमा शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करना। पाने के अधिकार को सुनिश्चित करना।
इसमें याद रखने के लिए ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, लोक सहायता पाने का अधिकार। बस ऐसे याद रखो कि आर्टिकल नंबर 41 में क्या है, लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल नंबर 41 में। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 39 के कै में हाँ समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अब ये क्या मामला है, इसको थोड़ा सा समझिए। लोक सहायता क्या है ना, लोक सहायता का अधिकार क्या है। बुढ़ापे की स्थिति आ जाती है तो तुमने देखा होगा, बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जहाँ इंसान अपना खुद का भी काम नहीं कर सकता। कहते हैं बुढ़ापा और बुढ़ापा, ऐसा समय जब इंसान को अपना आपा भी बुरा लगने लगे, वो दशा बुढ़ापे की होती है। तो बुढ़ापे में तुमने एक नाम सुना होगा, वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, बुढ़ापे में इंसान किसी काम को करने लायक नहीं होता। ऐसी स्थिति में सरकार उसे लोक सहायता देती है। किस रूप में देती है लोक सहायता? वृद्धावस्था पेंशन योजना के रूप में। करेक्ट। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो राज्य सरकार है वृद्धावस्था पेंशन योजना देती है, वो वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है वो आर्टिकल 41 के दायरे में है। ठीक है, 41 के दायरे में है। कुछ राज्य नहीं देना चाहते हैं, नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए केस नहीं हो सकता। दूसरा कह रहे हैं बेरोजगारी। आपने नाम सुना होगा कि सरकारों की वैसे जिम्मेदारियां हैं कि वो लोगों को काम दें। काम का मतलब रोजगार दें। अगर सरकार रोजगार नहीं देती तो रोजगार के आधार पर वो बेरोजगारी भत्ता देती है। तो बहुत सारी सरकारें बेरोजगारी भत्ता भी देती हैं। तो जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत होता है। तो वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा बेरोजगार भत्ता, जो ऐसी चीज़ें लोक सहायता के रूप में आती हैं, ये आर्टिकल नंबर 41 का हिस्सा है। ऐसी देखिए, बीमारी की स्थिति में गवर्नमेंट हेल्प करती है। अशक्तता, जब शरीर में ताकत ना हो किसी काम को करने की, तो भी गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प करती है। तो उसे बोलते हैं हम लोक सहायता। तो आपको इतना याद रखना है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना हो या बेरोजगारी भत्ता हो, ये आर्टिकल 41 के दायरे में आते हैं। या फिर आप ऐसे याद रखें कि लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 41 में आता। ठीक है, उदाहरण मैंने बता दिए हैं कि सरकार जो भी लोगों को लाभ देने के लिए योजनाएं चलाती हैं वो सब इसी के दायरे में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखेंगे आर्टिकल नंबर आएगा बेटा 42। मैंने बताया ना कि इसके अनुच्छेद ही आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे, एक एक लाइन में याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आराम से याद हो जाएगी। जैसे 41 में क्या याद रखना है, लोक सहायता पाने का अधिकार, ऐसे याद रखो 41 को। लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 39 में क्या है, 39 के क्या में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। बस ऐसी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। आर्टिकल नंबर 42, अनुच्छेद 42, 42। अनुच्छेद 42 में क्या है बेटा, कार्य की न्याय संगत न्याय संगत कोमा और मानवीय दशाओं, न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा मातृत्व सुरक्षा, इसी को ब्रैकेट में हम कह सकते हैं प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता। तो कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं, मातृत्व सुरक्षा मतलब प्रसूति सहायता। तो मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध, हेतु
सहायता का उपबंध। देखो ये लाइन जो है ना, यहाँ से याद रखना तुम्हें, ऐसे याद रखना, मातृत्व सुरक्षा या प्रसूति सहायता, मातृत्व सुरक्षा या प्रसूति सहायता, बस इतना याद रखो। आर्टिकल नंबर 42 में क्या है? मातृत्व सुरक्षा या प्रसूति सहायता है, बताएंगे अभी। मातृत्व सुरक्षा या प्रसूति सहायता का संबंध कौन से अनुच्छेद में आता? आर्टिकल नंबर 42 में आता है। राज्य ऐसी व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करेगा। अब ऐसा नहीं कि वो करेगा, इसीलिए राज्य के लिए सकारात्मक है, राज्य कर भी सकता नहीं भी कर सकता। ठीक है, अब ये मामला क्या है देखिए, शुरू से समझने की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे क्या कार्य की न्याय संगत, मेल और फीमेल अगर हैं तो उनको कार्य का जो बंटवारा होगा वो न्याय के संगत के रूप में होगा, न्याय के हिसाब से होगा। कैसे? देखो कह रहे हैं और मानवीय दशाओं, मातृत्व सुरक्षा या प्रसूति सहायता हेतु सहायता का उपबंध करा गया है। अब सुनना, ये मामला ये है, आपने देखा होगा कि गांव में साधन नहीं थे, आज भी कम है गांव में साधन। जब किसी महिला की प्रेगनेंसी की स्थिति होती है, डिलीवरी केस होता है, तो अब तुमने देखा होगा आशाएं हैं गांव में, आशाएं हैं या नहीं है? एक गांव में आशा होती नहीं होती, वो आशा उसका चेकअप कराती महिला का, ठीक है, और उसके बाद में अस्पताल लेकर जाती है। आपने देखा होगा उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है, फ़ोन करिए एम्बुलेंस आएगी। ये सब किस में शामिल है? प्रसूति सहायता कहते हैं इसको। और प्लस ऊपर से सरकार मेडिसिन और तमाम प्रकार की खाने की चीज़ें भी मुहैया कराती है। अरे आपने देखा होगा बहुत सारी दलिया वगैरह ये सब चीज़ें मिलती नहीं मिलती हैं, ये किस में आती हैं? ये प्रसूति सहायता में आती हैं। मातृत्व सुरक्षा का मतलब ये होता है कि अगर कोई महिला है और उसने किसी संतान को जन्म दिया है, समझिए, तो वो अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी है तो उसको कुछ लीव मतलब छुट्टी मिलेंगी, इस चीज़ के लिए उसको कुछ छुट्टी मिलेंगी मातृत्व सुरक्षा या प्रसूति सहायता के केस में। राज्य ऐसी व्यवस्था को बनाने का प्रयास करेगा। और बाकी मेडिकल हेल्प मिलेगी उसको, चाहे मेडिकल हेल्प के रूप में दवाइयाँ हों, मेडिकल सहायताएं हों, जिस प्रकार की भी हों, सभी उसी प्रकार से चीज़ों को मुहैया कराया जाएगा। वो सब मातृत्व सुरक्षा के दायरे में आती हैं। क्लियर होगी बात अब? तो मातृत्व सुरक्षा या प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता का मतलब है डिलीवरी के वक्त, बच्चे के जन्म के वक्त जो सहायता दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रसूति सहायता कहते हैं, है ना। मातृत्व सुरक्षा या प्रसूति सहायता में उसको कुछ लीव मिल सकती हैं, छुट्टियाँ मिल सकती हैं, ठीक है। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या वो प्राइवेट कंपनियों में भी अगर काम करती हैं तो ऐसे मौके पर उनको लीव दी जाती, छुट्टियां दी जाती हैं, ठीक है, उनका पैसा वैसा नहीं कटता। ये सब इसी के दायरे मांगे। तो आर्टिकल नंबर 42 में क्या है? प्रसूति सहायता और मातृत्व सुरक्षा, बस इतनी सी बात याद रखनी है। आर्टिकल नंबर 42 में क्या है? प्रसूति सहायता या मातृत्व सुरक्षा। आर्टिकल 41 में क्या था? लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 40 में क्या था? ग्राम पंचायतों का गठन। और आर्टिकल नंबर 39 के क्या में क्या था? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। चलिए आर्टिकल नंबर 43 में क्या है? 43 अनुच्छेद 43 43 में क्या है? कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों का विकास, कुटीर उद्योगों का विकास। देखिए मैंने कहा नहीं कि सरकारों की जिम्मेदारियां हैं कि वो लोगों को क्या करें, जीवन यापन के लिए उनको काम दें।
और अगर काम नहीं देती है तो लोक सहायता के तहत उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, फिर भत्ता दें। ऐसे में देखिए, ऐसे में क्या है, ये लिखा हुआ है कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी। निर्वाह का मतलब होता है जीवन जीने के लिए उनको काम देना, और इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोगों के लिए मनरेगा कार्यक्रम चलाया था। तो मनरेगा कार्यक्रम जो है वो 2005 का था। मनरेगा कार्यक्रम किसके अंतर्गत है बताइए? लोगों को निर्वाह मजदूरी जीवन यापन करने के लिए काम देने का उद्देश्य इसमें रखा गया है, नहीं रखा गया? भाई नरेगा के अंतर्गत एक साल में 100 दिन के रोजगार की बात करी गई है, तो निर्वाह मजदूरी मिलेगी उनको या नहीं मिलेगी? तो निर्वाह मजदूरी आपको इतना याद रखना इस आर्टिकल के लिए, कुटीर उद्योगों का विकास, ये याद रख के चलना आगे के लिए। कुटीर उद्योगों का विकास आर्टिकल नंबर 43। एक इसका एक पार्ट और है, हाँ, वो है अनुच्छेद 43 का कै। अनुच्छेद 43 का कै, 43 का कै। देखिए, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी ये आया था 42वां संशोधन, ये जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 में। एक है अनुच्छेद 43 का ख, इसमें है बेटा सहकारी समितियों का उन्नयन। सहकारी समितियों का उन्नयन, उन्नयन कहते हैं उत्थान को। उन्नयन उत्थान को कहते हैं, और इसको जोड़ा गया था 97वां संशोधन 2011 में। हालांकि 43 का ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, कुटीर उद्योगों का विकास। आर्टिकल 43 में उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी 43 का कै, और सहकारी समितियों का उन्नयन 43 का ख। ठीक है, तो 43 के कै में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, और 43 के ख में है सहकारी समितियों का उन्नयन। उन्नयन कहते हैं उत्थान। लेकिन याद रखना, कुटीर उद्योगों का डेवलपमेंट गांधी जी ने भी वकालत करी थी। मैंने कहा था नहीं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी विचारधारा प्रतिबिंबित होती है। गांधी जी भी कुटीर उद्योगों के समर्थक थे। करेक्ट? चलिए, तो 42-43 एक आएगा जो कि आजकल चर्चा में है, और वो है यूसीसी के मामले को लेकर समान नागरिक संहिता, जिसको हम बोलते हैं बेटा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद नंबर आएगा 44। और देखो, मैंने हर जगह इम्पोर्टेंट नहीं लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ बार बार। तुम भी चार हम भी चार, इसका मतलब हो गए समान, बराबर ना हो गए? अब याद रखा गया आराम से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, हाँ, तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। एक बात याद रख लो बस, समान नागरिक संहिता
इसी को हम बोलते हैं, नाम सुना होगा आपने, यूसीसी। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता के बारे में दो बात और देख लिए, देख लो क्या है। इसको लागू करने वाले जो राज्य हैं, समान नागरिक संहिता कहाँ कहाँ लागू है, तो पहला है गोवा में। गोवा में पुर्तगालियों के ज़माने से समान नागरिक संहिता लागू है। और देखिए दूसरा है, अब बना है उत्तराखंड। अभी 2024 में उत्तराखंड ने समान सिविल संहिता को लागू करा है। गोवा में पुर्तगालियों के ज़माने से ही है, पुर्तगालियों का कब्ज़ा गोवा पर था ना, तभी से वहाँ यूसीसी लागू था। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जिसने यूसीसी को लागू करा है वो क्या है? वो क्या है? अब इससे याद रह जाएगा, तुम भी चार हम भी चार, मतलब समान नागरिक हो गए, बराबर हो गए या नहीं हो गए, चार चार हैं, तो याद रखने का तरीका बन जाएगा। अब देखो ये मामला क्या है। भारत में क्या है, भारतीय संविधान एक पंथ निरपेक्ष संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। ये हमने पढ़ा भी है, आर्टिकल नंबर है ना 25 के तहत भी आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में कोई धर्म नहीं है, बल्कि भारत में विभिन्न धर्म है। तो विभिन्न धर्म है, कोई भी स्टेट अपने नागरिकों के लिए समान नियम बना सकता है। ऐसा नहीं कि एक विशेष धर्म के लिए नियम ये रहेंगे और दूसरे विशेष धर्म के लिए नियम ये वाले रहेंगे। इसका मतलब ये है कि लगभग जो सभी नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। वो धार्मिक स्वतंत्रता अपनी अलग है, लेकिन मैंने कहा कि सभी नागरिकों के लिए, जो भी स्टेट में रहने वाले लोग हैं, उन सभी नागरिकों के लिए समान नियम, नागरिकों के समान नियम। अब तुमने देखा होगा, ऐसा नहीं होगा कि दो आदमी हैं और दोनों के नियम अलग हैं। तो जो नागरिक हैं, स्टेट में रहने वाले लोग हैं, उन सब के लिए समान नियम बनाए गए हैं। उसको बोलते हैं हम समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता। मैंने पहले बताया था कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको राज्य लागू कर सकता है, नहीं भी कर सकता। अब उत्तराखंड ने यूसीसी लागू करा है, उत्तर प्रदेश ने नहीं करा, तो क्या उत्तर प्रदेश को इस मामले में हम कोर्ट में ले जाएं? बोलो। अब बिहार है या अन्य राज्य हैं, वहाँ यूसीसी लागू नहीं है, बोलो। तो कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य के नीति निर्देशक से तत्वों को कानून बनाकर अपने यहाँ लागू कर सकता है, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर देखिए, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 45 इम्पोर्टेंट है, ये भी लिख रहा हूँ मैं इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 45 में क्या है? राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में, राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल व बच्चों की शिक्षा का प्रयास करेगा। और बच्चों की शिक्षा की अगर बात आती है तो कहाँ से कहाँ तक? 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे। अब इसका मामला क्या है, इसको भी समझिए, बहुत अच्छी बात है। बच्चों का शिक्षा का अधिकार है एक, और वो आर्टिकल नंबर आता है 21 के में। बताइए, अगर मैं कहूँ कि बच्चों के शिक्षा का अधिकार, वो कहाँ आता है? 21 के में। लेकिन राज्यों की
ये जिम्मेदारी होगी या वो ऐसा प्रयास करेंगे कि बचपन में बच्चों की देखभाल करें और उन बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। राज्यों की जिम्मेदारी होगी। देखो, इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में कह रहे हैं राज्य प्रारंभिक बाल्य अवस्था में देखभाल। अब राज्य देखभाल करना थोड़ी आएगा। जैसे कि मान लो छोटे बच्चे हैं तो उनके जो माता पिता हैं अगर वो सर्विस करते हैं या कोई काम करते हैं तो बच्चों से उन्हें दूर नहीं रखा जाएगा। बच्चों से दूर नहीं रखा जाएगा, बच्चों के पास में ही उनको काम दिया जाएगा। या यूँ कहें, अगर बच्चों के पास काम नहीं दिया जाएगा तो यूँ भी कह सकते हैं कि बच्चों के साथ या माता पिता के साथ बच्चे जा सकते हैं। तुमने ऐसे बहुत सारे वीडियो फुटेज देखे होंगे जहाँ एक महिला है वो अपने ऑफिस गई हुई है और साथ में अपने छोटे बच्चे को भी ले गई है। तो क्या ऑफिस में ये कह के उस बच्चों को वहाँ से हटा दिया जाएगा, इस बच्चों को घर छोड़ के आओ पहले? बोलो, अरे भाई माँ देखभाल नहीं करेगी तो कौन देखभाल करेगा है? तो वो महिला, वो बच्चा ज़्यादा छोटा है अभी, तो वो उसे अपने साथ कहाँ लेकर आ गई है? ऑफिस में लेकर आ गई है। इसका मतलब राज्य ऐसी व्यवस्थाओं को बनाने का काम करेगा कि देखिए, हाँ, बाल्यावस्था में बच्चों की देखभाल का प्रयास करेगा और बच्चों की शिक्षा का भी प्रयास करेगा राज्य, और वो भी निःशुल्क और अनिवार्य हो 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो यह याद रखना है। 45 में क्या है? बच्चों की शिक्षा के संबंध में है। चलिए देखिए, अनुच्छेद नंबर 46 मतलब 46, अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति कोमा जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों के अर्थ संबंधी, अर्थ कहते हैं धन को, अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। ये मामला क्या है? देखिए, इसमें ये बोला गया है अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो या समाज का कोई दुर्बल वर्ग हो, कमज़ोर वर्ग हो, उनके अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा उनकी हेल्प करने का। इसमें आपने देखा होगा कि आप एजुकेशन एरिया में जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, तो बच्चों को SC के हों, ST के हों या समाज के दुर्बल वर्ग के बच्चे हों, उनको सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप मुहैया कराती है। कराती नहीं कराती? तो वो जो कराती है स्कॉलरशिप वगैरह मुहैया, किसके अंतर्गत आएंगे? वो आर्टिकल नंबर 46 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 46 के इस तरीके की बातें जो होंगी। चलिए, आर्टिकल नंबर इसके बाद में आएगा बेटा हाँ, अनुच्छेद आएगा 47, अनुच्छेद नंबर 47 47। देखिए, लोक स्वास्थ्य में सुधार। इतनी बात याद रखनी है बस आपको, लोक स्वास्थ्य में सुधार। राज्य लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करेगा। लोक स्वास्थ्य में सुधार
वैसे तो इसमें बोला गया है भैया कि लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य में सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानने का प्रयास राज्य करेगा। अब इसे ऐसा समझिए, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार मादक पदार्थों का पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो ऐसे याद रखना एक बात, तो देखिए, लोक स्वास्थ्य में सुधार के मामले में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मादक पदार्थों पर प्रतिबंध। मादक पदार्थों पर प्रतिबंध, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? और ऐसा नहीं है भाई कुछ राज्यों ने लगाया भी है, कुछ ने नहीं लगाया। अब तुमने देखा होगा जितने भी नशीले पदार्थ हैं, अगर राज्य सरकार चाहे या कोई भी राज्य चाहे, कोई भी देश भी चाहे, तो वो अपने यहाँ मादक पदार्थों का पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगर नशीले कारोबार को बंद करना है, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना है, तो आर्टिकल नंबर 46-47 के तहत मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगेगा। आर्टिकल नंबर 47 के तहत मादक पदार्थों पर क्या लगेगा? प्रतिबंध लगेगा। बिहार ने शराबबंदी अपने यहाँ करी, कई राज्यों में शराब बंद है। किस आर्टिकल के तहत बिहार ने शराबबंदी करी? 47। तो कोई भी राज्य अपने यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, शराब, ये जितने भी मादक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, इन सब पर प्रतिबंध लगा सकता है राज्य सरकार। और इसी का इस्तेमाल करा बिहार ने आर्टिकल नंबर कौन से में? बोलो, 47 में। अब यूपी ने नहीं करा, तो मैंने बोला नहीं कि भाई अगर कोई राज्य चाहे तो इसे लागू कर सकता है, कोई चाहे तो नहीं लागू कर सकता। बिहार ने ही काम करा, शराब पर प्रतिबंध लगाया। यूपी सरकार ने नहीं लगाया, उत्तराखंड सरकार ने नहीं लगाया, तमाम गवर्नमेंट ऐसी जिन्होंने नहीं लगाया, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर लगा हुआ है। तो याद रखेंगे कि क्या याद रखना? लोक स्वास्थ्य में सुधार। लोक स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार अपने यहाँ मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकती है। चलिए, और ये राज्य नहीं, देशों ने भी लगाया है। कई सारे मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए एक पार्ट लिखेंगे, वो आएगा आर्टिकल नंबर 48, अनुच्छेद नंबर 48। बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। कृषि एवं पशुपालन संगठन पशुपालन का विकास व दुधारू पशुओं के वध का निषेध। देखो, आर्टिकल नंबर 48 में बोला गया है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि वो अपने यहाँ कृषि को और पशुपालन को उन्नत बनाए, बेहतर बनाए। कृषि और पशुपालन को बेहतर बनाए, राज्य ऐसा प्रयास करेगा। और साथ साथ ये बोला गया है कि जो दुधारू पशु होंगे उनका वध नहीं करा जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो दुधारू पशुओं के वध का निषेध कौन से आर्टिकल में आता है? 48 में। ऐसी देखो, एक अनुच्छेद आएगा 48 का कै, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 48 का कै,
और मैंने लिख दिया है कि ये इम्पोर्टेंट है। 48 का क्या है? 47वां भी इम्पोर्टेंट था, इसको भी थोड़ा देख लें। इसमें क्या कह रहे हैं? पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण कोमा संवर्धन कोमा तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास, इस आर्टिकल को जोड़ा गया 42वां संशोधन 1976 में। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। कब का था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, और 76 में इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई, 42वें संविधान संशोधन के तहत। तुम्हें याद क्या रखना है? तुम्हें ये याद रखना है कि पर्यावरण के संरक्षण की बात भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। तो राज्य अपनी तरफ से पर्यावरण का संरक्षण करने का प्रयास करेगा, उसका संवर्धन करेगा, उसको बढ़ाने का काम करेगा। वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का भी प्रयास राज्य करेगा। तो आप जानते हैं हर स्टेट ने किसी न किसी पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित करा है। वही उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बोलो। राजकीय वृक्ष। तो राजकीय पुष्प क्या फिर? तो पलाश अगर पुष्प है तो राजकीय वृक्ष क्या है? बोलो। अशोक है। राजकीय पक्षी क्या है? अच्छा, राजकीय पशु क्या है? इसे ऐसा समझिए, देखिए बारहसिंगा हमारा राजकीय पशु है। कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, है ना? बारहसिंगा राजकीय पशु है और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो सारस है, जबकि राजकीय वृक्ष हमारा अशोक का वृक्ष है और राजकीय पुष्प हमारा पलाश या टेसू है। ये क्यों हर स्टेट ने अपने अपने बनाए हैं? बताइए, इनका महत्व क्या है? इनका महत्व ये है कि इन जीवों को, इन वृक्षों को उस स्टेट में संरक्षित किया गया है। और ये संरक्षण क्यों किया गया है? क्योंकि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए ये प्रयास किए गए हैं। अब बताइए, आप मुझे पहले इतनी बात बताइए मुझे, राज्य सरकार प्रयास करेगी कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे, प्लस उसको बढ़ाए, उसका संवर्धन करे, प्लस वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करे। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि बताइए, अगर किसी राज्य ने किसी वृक्ष को राजकीय वृक्ष घोषित करा है तो वो किस आर्टिकल के तहत किया होगा? आर्टिकल नंबर 48 का कै। पहले नहीं था ये। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया, उसके बाद 1976 में इसको संविधान में मेंशन किया गया। ठीक है, संविधान में इसको जगह दी गई। चलिए, बाकी 48 तक आ गए, बाकी बाद में देखेंगे, है ना।